नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे युद्ध में समझौता होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि फ्रांस और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ये समझौता हो रहा है। इसके बाद युद्ध विराम की 60 दिनों की पूरी प्रोसेस होगी, जिसमें अपने तरीके से इजरायली सेना दक्षिण लेबनान को खाली करेगी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक पर चल रहे पीटीआई के कार्यकर्ताओं के आंदोलन में 500 से अधिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। वही बता दें कि हिंसक झड़पों में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मौत होने की खबर भी आ रही है। वहीं पुलिस के रेंजर्स की मौत होने की भी खबर आ रही है। इसके अलावा बता दें कि अब पीटीआई ने अपना अस्थायी तौर पर आंदोलन वापस ले लिया है। आज इंडियन पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी द्वारा गौतम अडानी के मामले में बहस कराए जाने को लेकर प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव के ऊपर बहस न होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, जिसके बाद इंडियन पार्लियामेंट की राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने खिलाड़ी बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नाडा ने कहा है कि बजरंग पूनिया ने खेल के बाद अपना डोप टेस्ट नहीं दिया। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा है कि डोपिंग एजेंसी उनको जबरदस्ती फंसाना चाहती है। एक्सपायरी किट के साथ उनका डोप टेस्ट करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने डोप टेस्ट देने से मना कर दिया। खनौरी बॉर्डर से पंजाब पुलिस द्वारा उठाए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में हैं। लगभग 44 घंटे के बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो अस्पताल में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पंजाब पुलिस बहुत सख्ती किए हुए है और अस्पताल के अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रही। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर है और इसमें दो पार्टियां इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती हैं। एक तो इजराइल जो खुद जो स्टेट है वो, और दूसरा हिजबुल्ला। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकारों को बताया कि फ्रांस और अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण दोनों के बीच में अब युद्ध विराम हो गया है। दोनों इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि अगले 60 दिनों में इजराइल की सेना अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से दक्षिणी लेबनान को खाली कर देगी। ये इस बात पर, और इसको एक हिसाब से सीज फायर माना जा रहा है और समझौता माना जा रहा है। हालांकि इसके कई सारी लेयर्स हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं समझौते की बताऊं तो जो खबर निकल कर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इजरायली जो सेना है वो एकदम से लेबनान को खाली नहीं करेगी। उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल पे उसने चीज़ें बनाई और 60 दिन लगाएगी, जिसके बाद वो खाली करेगी। हालांकि जो हिजबुल्लाह की ओर से अगर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है तो इजरायली सेना आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। इसमें एक लाइन ये जोड़ी गई है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब ये भी नहीं पता कि कब कौन सा क्या करेगा। तो इसको लेकर हालांकि जो इजरायली सेना है उसने इसको लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन इजराइल और अगर हम बात करें लेबनान में, लेबनान के नागरिक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि और कई इलाकों में तो दक्षिणी लेबनान के जो इलाके हैं उनमें कई इलाकों में तो नागरिक वापस अपने घरों पर लौट रहे हैं, वापस परत रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे हैं तो देख रहे हैं उनके घरों का चूरा हो रखा है, तो ये एक बात है। और कई इलाकों में तो इजरायली सेना ने लेबनान के नागरिकों को वापस आने की इजाज़त भी नहीं दी है। तो अभी उसमें भी समय लगेगा, 60 दिन का समय कहा जा रहा है। तो ये मामला है। और इजराइल जो जैसे लेबनान में दक्षिणी लेबनान वो इलाका था जो प्रभावित इलाका था, वहीं इजराइल का जो उत्तरी इजराइल है जहाँ पे यहूदियों ने अपने घर खाली कर दिए थे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वे भी जल्द अपने घरों में लौट जाएंगे। तो ये एक मामला है और यहूदी बस्तियां खाली पड़ी हैं और इस समझौते से समझौते को लेकर एक यहूदियों की एक गिनती भी है जो नाराज है, जिनको लगता है कि हिजबुल्लाह का बिल्कुल खात्मा किया जाना चाहिए था। वे लोग नाराज भी हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो दबाव था अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, और मेरा भी यही मानना है कि जो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा था इसके ऊपर विराम लगना चाहिए था। क्योंकि एक हिसाब से अगर हम देखें भी तो जो हिजबुल्लाह के जो सबसे बड़े कमांडर माने जाते थे हसन नसरुल्लाह, उनकी भी मौत हो चुकी है। फिर भी इजराइल लगातार जो दक्षिण लेबनान में हिंसा कर रही थी,
मिसाइलें मार रही थी और वहाँ पर लोगों को मार रही थी, जिसमें आम लोगों की, बच्चों की, औरतों की मौतें हो रही थी, जो कि काफ़ी गलत है। और जो ये पूरी लड़ाई है, जिसमें फ़लस्तीन की आज़ादी की जो लड़ाई है, उसको लेकर तो मेरा भी बहुत रुख साफ़ है कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। हालाँकि जो वेस्ट है, उसमें ख़ासकर अगर हम अमेरिका की बात करें, इज़राइल की बात करें या फिर यहूदी पॉपुलेशन की बात करें, उनका एकदम अलग स्टैंड है। ख़ैर, पूरी दुनिया में मेरे को लगता है कि ज़्यादातर जो न्याय पसंद लोग हैं, वो यही मानते हैं कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो गज़ा में और जो दक्षिण लेबनान में इजराइल जो कुछ कर रहा था, उसके ऊपर सभी लोग चाहते थे कि पीस हो। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि युद्ध विराम का स्वागत है। और उन्होंने लिखा कि हमें उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित होगी। और जो पूरा मामला है, इसको लेकर इंडिया ने हालांकि कोई बहुत क्लियर स्टैंड नहीं दिखाया। खैर, अब अमेरिका और फ्रांस ने ये फैसला लागू करवा दिया है, तो अब इंडिया वाले भी उनको बधाई दे रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर साउथ एशिया के पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो लगातार इस्लामाबाद के डी चौक पर आंदोलन कर रही थी। अब उनके आंदोलन में कई सारी अपडेट आई हैं, जिसमें कल रात को पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया और तकरीबन 500 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं पीटीआई के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा ये भी खबर है कि बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं, उनमें उनमें से एक नंबर निकल कर आ रहा है कि कम से कम 20 के आसपास प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 5 पुलिस रेंजर्स के मौत होने की भी खबर आ रही है। इसके अलावा हालांकि कोई अभी पुख्ता खबर नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई डाटा नहीं डाला है। जो ये खबरें आ रही हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, उनकी तरफ से आ रही है। और इसके अलावा जो पीटीआई के पेशावर के अध्यक्ष हैं अरबाब नसीम, उन्होंने कहा है कि जल्दी पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तब तक पीटीआई अपना जो प्रदर्शन है उसको स्थगित करता है, ये बात निकल कर आ रही है। और इसके अलावा जो इमरान खान की रिहाई को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, मेरे हिसाब से वो तो लगातार चलेगा और 30 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है। आखिरी मामला इमरान खान का, देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इमरान खान की पत्नी है, वो भी उनका नाम है बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी के अगवा होने की भी खबर आई थी और वो आप सबको पता है कि इमरान खान की पत्नी है। तो हालांकि अभी लोग पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ से चली गई थी, किसी ने अगवा नहीं की थी। तो ये कई कई किस्म की खबरें निकल कर आ रही हैं। कल तक पता लगेगा कि क्या अभी क्या क्लियरिटी है। जो सरकार है, पाकिस्तान सरकार है, वो 6 लोगों का टोटल डेटा दे रही है अभी, जिसमें 2 आम नागरिकों की मौत कह रही है और 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं उनकी बात कह रही है। लेकिन कई इंडिपेंडेंट पत्रकार ये दावा करें कि तकरीबन 20 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं पीटीआई के, वो मारे गए हैं। अभी कल तक का हमें इंतजार करना चाहिए ताकि और क्लैरिटी आ सके। तो कई लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, ट्रंप आए हैं, तो शायद पाकिस्तान में भी उसकी हलचल देखने को मिले और ट्रंप इमरान खान को चाहते होंगे। तो लोग कह रहे हैं कि शायद अब तख्ता पलट पाकिस्तान में भी देखने को मिले, इसलिए सारी मूवमेंट हो रही है। इसकी सच्चाई तो खैर मैं तो इस पर इतना दावा नहीं करता। मेरे को लगता है कि अमेरिका का कोई खास इंटरेस्ट बचा नहीं इमरान खान में भी। तो खैर देखते हैं कि जब ट्रंप गद्दी संभाल लेंगे, उसके बाद किस किस्म का घटनाक्रम पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लोग ज़्यादातर जियोपॉलिटिकली अमेरिका के साथ ही जोड़ कर देखते हैं। तो कोई अपडेट होगी तो कल मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर रूस से आई। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यूक्रेन को अमेरिका ने जो मिसाइलें दी थी, उनका प्रयोग अब यूक्रेन कर रहा है और उसकी वजह से रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कई मिसाइलें छोड़ी हैं, जिसके कारण वहाँ पर उस जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो ठिकाना है वहाँ पर नुकसान पहुँचा है। और रूस ने इसकी कुछ फोटोएं भी जारी की हैं। तकरीबन 188 ड्रोनों से यूक्रेन की एयरफोर्स ने हमला किया था और उसके कारण कुछ जो मिसाइलें थी, लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें हैं, वो कहीं ना कहीं
रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर गिरी हैं, जिसके कारण वहाँ पर नुकसान हुआ है। अमेरिका ने पिछले दिनों ही यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइलों को प्रयोग करने का एक हिसाब से जो एक फैसला था वो दे दिया था। ये जो जंग है जो रूस यूक्रेन की चल रही, इसको तकरीबन अब 1000 दिन होने वाले हैं और अभी तक 3 साल होने वाले हैं और अभी तक ये चल रही है। साल 2022 में ये सारा चीज़ें शुरू हुई थी और अब हम 2024 ख़त्म होने जा रहा है। तो तकरीबन 1000 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से ये लड़ाई चल रही है और ट्रंप के जो कैबिनेट है वो भी ये मानती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अब देखना होगा कि जब वो गद्दी होंगे तो क्या रूस और यूक्रेन को लेकर उनकी क्या स्थिति रहेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में अभी भी एनडीए का सीएम कौन होगा, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे होंगे या फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, इसको लेकर बहुत सारी बयानबाजी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और एक शिवसेना के विधायक लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि 132 सीटें बीजेपी के पास हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और सिर्फ 57 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास हैं। तो कह रहे हैं कि पहला हक देवेंद्र फडणवीस का बनता है। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें कहा कि सीएमशिप का जो सारा फैसला है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे, उनके फैसले के बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा। और यही बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ पर महाराष्ट्र में अब अपना सीएम बनाने जा रही है। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल स्टेट है। फाइनेंशियल स्टेट का मतलब ये है कि भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो समझो वो मुंबई है, वो दिल्ली नहीं है। तो फाइनेंशियल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर जो ज़्यादा अधिकार हैं वो सूबे की सरकार यानी कि महाराष्ट्र के हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेट को बीजेपी चाहती है। सारे उद्योगपति, चाहे अंबानी हो, अडानी हो या दूसरे टाटा, बिरला, पिरामिल, जितने भी उद्योगपति हैं, सब मुंबई में बैठे हैं। तो इस वजह से फाइनेंशियल कैपिटल और फाइनेंशियल स्टेट, शेयर मार्केट भी आप सबको पता है कि दलाल स्ट्रीट और सारा शेयर मार्केट मुंबई से चलता है। तो फाइनेंशियल कैपिटल को नहीं गंवाना चाहता था बीजेपी। इसी वजह से एक हिसाब से बीजेपी ने पूरी जोड़ तोड़ और सारा कुछ किया। और पिछली बार जब कांग्रेस के साथ शिवसेना ने सरकार बना ली थी, तो शिवसेना पार्टी को एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी थी उसको, दोनों को तोड़ दिया था और दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि, और इसमें अडानी भी, जो गौतम अडानी है वो भी महाराष्ट्र की सरकार बनाने में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि अब की बार गौतम अडानी ने फाइनेंस भी किया था। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं अजीत पवार, जब एनसीपी को तोड़ा गया तो उस बैठक के बारे में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में सार्वजनिक किया है कि उस बैठक में गौतम अडानी भी मौजूद थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग कहते हैं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत ज़रूरी था और बीजेपी ने उसे हासिल कर लिया है और अब बीजेपी शायद अपना मुख्यमंत्री बनाए। तो कल सुबह तक कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कल शाम के बुलेटिन में आपको ज़रूर बताऊंगा कि फाइनली इस चीज़ को डिकोड किया जाएगा कि कौन अब मुख्यमंत्री होने जा रहा है महाराष्ट्र का। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर वो आज की भारत की संसद से आई। विंटर सेशन चल रहा है और इंडियन पार्लियामेंट को दोबारा से स्थगित करना पड़ा। उसका कारण यह है कि गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा करवाना चाहती थी, बहस करवाना चाहती थी, लेकिन दोनों स्पीकर्स ने मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने हंगामा किया। उस हंगामे के कारण कहीं ना कहीं जो स्पीकर्स हैं उन्होंने जो संसद है उसको स्थगित कर दिया है। और जो राहुल गांधी हैं उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं यानी कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बाहर निकलकर बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत का मामला है, गौतम अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं और भारतीय संसद में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई बातचीत भी नहीं हो रही। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने करीबी को बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कई सारे मामले उठाए, जिसमें इजराइल के हाफका बंदरगाह के मजदूरों की हड़ताल वाली बात भी कही। दूसरा, कीनिया सरकार ने जो एयरपोर्ट और
एनर्जी से रिलेटेड समझौते थे जिनको रद्द कर दिया गौतम अडानी के, उनके ऊपर भी उन्होंने बात कही। बांग्लादेश की अदानी पावर डील के बारे में कहा। ऑस्ट्रेलिया में अदानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके बारे में आज उन्होंने जिक्र किया। स्विट्जरलैंड में अडानी के ऊपर 2617 करोड़ के गलत कामों के कारण जो 2617 करोड़ रुपए जब्त उनके किए गए थे, उनके बारे में भी आज नेत ने जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो राहुल गांधी का जो खेमा है वो गौतम अडानी को लेकर खासा एक हिसाब से हमलावर दिख रहा है, और काफ़ी हमले गौतम अडानी के ऊपर वो लोग कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पहलवान बजरंग पूनिया के बारे में। आज उनके ऊपर नेशनल एंटी डोपिंग जो टेस्ट एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसने उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया है। नाडा ने कहा है कि बजरंग पूनिया ने उनको टेस्ट सैंपल नहीं दिए, लेकिन इसमें एक पेच है। बजरंग पूनिया को इसमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि नाडा की टीम जो किट लेकर आई थी वो सारी एक्सपायर हो चुकी थी। खुद बजरंग पूनिया ने उस किट की वीडियो बना के ट्विटर पे भी डाला था कि देखिए कि मुझे डोप में फंसाने के लिए एक्सपायरी किट से मेरा डोप टेस्ट करने के लिए टीम आई है। बजरंग पूनिया ने नाडा को 3-4 मेल भी भेजे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, और अब उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया है। बजरंग पूनिया ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आप 4 साल का क्यों, चाहे 10 साल का बैन लगा लें, पर मेरी इस बात का तो जवाब दें कि मेरा जो डोप टेस्ट करने के लिए आप एक्सपायरी किट लेकर क्यों आए थे। तो ये काफ़ी सीरियस सवाल है। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं पहलवान आंदोलन में था, उस समय भी आप लोग मेरे डोप टेस्ट करने के लिए आए थे, 4 बार आए थे, चारों बार मैंने डोप दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। पहलवान आंदोलन में महिला पहलवानों के साथ खड़े होने के कारण मेरे को फंसाने की कोशिश अब नाडा कर रहा है, और किसान आंदोलन में मैं शामिल होता हूं, इसलिए मेरे को सरकार नाडा वगैरह से, डोप टेस्ट, इन सब से रोकने की कोशिश कर रही है। यही एक कारण है कि बार बार ये सब मामले उछाल देती है। लेकिन ये नाडा को भी जवाब देना होगा, सरकार को भी जवाब देना होगा, और उन्होंने कहा है कि वो पहलवानों के और किसानों के मुद्दे उठाने से नहीं पीछे हटेंगे। तो एक हिसाब से स्टैंड क्लियर किया है बजरंग पूनिया ने। जैसे आज नाडा का फैसला आया है, कल बजरंग पूनिया खनौरी बॉर्डर पर थे। वो खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जब पंजाब पुलिस ने उठा लिए थे, उसके बाद वो वहां पर पहुंचे थे, वो किसानों का साथ देने पहुंचे थे, और आज नाडा ने उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया। तो यानी कि उनको डराने की जो कोशिश है वो साफ दिख रही है, लेकिन बजरंग पूनिया ने क्लियर किया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। जो खनौरी बॉर्डर से कल जगजीत सिंह डल्लेवाल को कल पंजाब पुलिस ने उठाया था, उसके बारे में भी आज अपडेट आई है। पूरे 44 घंटे के बाद उनकी पहली एक तस्वीर, एक झलक लोगों को देखने को मिली, और अस्पताल के काउंटर की तरफ घूम आ रहे थे, और पुलिस ने डीएमसी लुधियाना के बाहर बहुत बड़ा पहरा लगाया हुआ है, और किसी को भी एंटर नहीं करने दे रही। जो पत्रकार हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया। इसके अलावा आज जो डीआईजी मनदीप सिद्धू हैं पटियाला से, और एसएसपी नानक सिंह हैं, और इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, उनके साथ किसानों की मीटिंग भी हुई। किसानों की तरफ से काका सिंह कोटड़ा ने बताया, किसान नेता काका सिंह कोटड़ा ने बताया कि उन्होंने आज पुलिस अधिकारियों को कह दिया है कि जब तक जगजीत सिंह डल्लेवाल को छोड़ा नहीं जाता तब तक वे कोई भी बात नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि जो किसान नेताओं से जो बातचीत हुई है वो अपने बड़े अधिकारियों को पहुंचा देंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा मैंने कल भी जिक्र किया था कि एक दूसरे जो किसान हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जो किसानों की जो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, और 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच भी करेंगे, ये कॉल भी दी गई है। तो एक हिसाब से बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी लगातार चल रही हैं, और जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, उनसे भी डल्लेवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई है, मैं बात करके ही बताऊंगा। और जो डीआईजी हैं मनदीप सिंह सिद्धू, वो तो लगातार कह रहे हैं कि हमें तो डल्लेवाल की सेहत की चिंता थी, इसलिए हम उनको अस्पताल लेके गए। अस्पताल में भी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो मुंह से कोई भी अन्न नहीं खा रहे हैं, उनके नाक में नली डालकर उनको खाना दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती खाना दिया जा रहा है, और इसको आज किसान नेताओं ने भी उठाया है। तो ये एक मोटा मोटा अपडेट थी।
कल जो भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर किसान आंदोलन की आप तक पहुंचाऊंगा, और कुछ जो नई खबरें और भी होंगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।